अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लेक्चर नंबर 10 का पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए हमारा हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते बट आसान हो रही थी, सो मैंने इसका पार्ट बी बनाया। तो चलिए जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पीछे हम लोग पढ़ रहे थे जी कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट। उससे पहले हमने प्रिवेलेंट अप्रोच किया था। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ लिए थे बट फिर रिकॉल कर लेते हैं थोड़े से। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी स्ट्रॉन्ग, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है, जो मजबूत आसाब के मारे या उनके जीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका डीएनए मजबूत बना होता है। तो वो कौन से होते हैं जी? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पे काफ़ी सेहतमंद, तंदुरुस्त, ताकतवर होते हैं। कुछ कमज़ोर होते हैं बट उनके अंदर ताकत होती है। वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक की वजह से होते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसऑर्डर्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हैं। ये इन्हें आगे जाके हम फिर डिटेल्स में देख रहे हैं ना। हाइट, वेट, ओबेसिटी, टोन ऑफ वॉइस, ब्लड प्रेशर, टूथ डिके, athletic ability, firmness of a handshake, age of a death and activity level। ये है जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको सब आसान था। हाइट कद को कहते हैं, वेट वज़न को कहते हैं, ये सारा था इसमें। फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। देखिए अगर आपके फाइव क्वेश्चन का ये मार्क्स आता है ना कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको 6 लिखने चाहिए। 5 नंबर का है, 6 लिखे। 10 आते हैं तो गुड बट नॉट नेसेसरी। देखिए पहले आप लिखते हैं हाइट, फिर वेट लिखते हैं, फिर ओबेसिटी लिखते हैं, टोन ऑफ वॉइस करते हैं, ब्लड प्रेशर, तो देखिए काफ़ी है। अगर मज़ीद 2 ऐड करते हैं तो एक्टिविटी लेवल करते हैं। ठीक है, आपको मार्क्स टोटल 5 ही के मिलते हैं। 6 छठा इसलिए होता है कि अगर 5 को गलत है तो छठे के मार्क्स आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं जी क्या चीज़ होती है। ये दिमागी सारा होता है, मेमोरी, यादाश्त, एबिलिटी एज मेजर ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट। वो जो आईक्यू टेस्ट होता है ना, वो हम कितना उसे पास कर सकते हैं, वो एबिलिटी। एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन यानी बोलने की उम्र, या कुछ बच्चे तो शुरुआत में बोलना शुरू करते, कुछ आहिस्ता बोलते हैं। इस तरह की उस एज को एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। रीडिंग डिसेबिलिटी, कुछ लोग पढ़ नहीं सकते। मेंटल रिटार्डेशन, कुछ लोग एबनॉर्मल होते हैं। ये दोनों एबनॉर्मलिटीज़ में आता है। कुछ लोग एबनॉर्मल होते हैं, वो उनका मेंटली रिटार्ड होते हैं ना। फिर एक आ जाता है जी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसऑर्डर। अब इसमें होता है शाइनेस, एक्सट्रोवर्जन। शाइनेस शर्माना, शर्मीले से लोग होते हैं जो। एक्सट्रोवर्जन जो हद से ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। इमोशनैलिटी यानी वो एहसास दिल रखने वाले, हसास दिल रखने वाले। न्यूरोटिक्सिज्म, ये भी एडिक्टेशन की होती हैं। शिज़ोफ्रीनिया, ये शाइज़ोफ्रीनिया भी एक चीज़ होती है, इसे हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। फिर आगे हम चलते हैं जी एनजाइटी, अल्कोहलिज्म। न्यूरोटिक्सिज्म और अल्कोहलिज्म दोनों एडिक्शन होती हैं। शिज़ोफ्रीनिया भी एक टाइप ऑफ एडिक्शन होती है बट अब मैं इसे आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। पेरेंटल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं जी माँ बाप का असर। इन्वायरमेंट और माँ बाप का असर बच्चे के ऊपर, या सिंपल माँ का असर या बाप का, दोनों का असर। बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हैं अपने पेरेंट्स से। यहाँ हमें शुरू में बता रहे हैं जी मदर्स न्यूट्रिशन, इमोशनल स्टेट, माँ का खाना पीना और उसकी दिमागी यानी उसके कुछ हमें से क्या आपको इमोशनल स्टेट कर दें। इलनेस ऑफ मदर, इलनेस ऑफ मदर होती है माँ बीमार हो। मदर यूज़ ऑफ ड्रग, अगर माँ ड्रग्स। अच्छा गाइस, यहाँ ड्रग्स 2 किस्म के होते हैं। एक बार याद रखिए, जहाँ भी ड्रग्स हो ना, हद से ज़्यादा आप कोई भी मेडिसिन लेंगे वो ड्रग्स ही में आएगी। ड्रग्स का मतलब नशा नहीं होता हर चीज़ में। हम पैराडाइज लेते हैं, इट्स अ ड्रग, बट अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं ना तो ये ड्रग। वो चीज़ जो हमें एडिक्शन दे, यानी वो चीज़ जिसके हम आदी हो जाएं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, जो चीज़ हमें मदहोश कर दे, उसे ड्रग्स कहा जाता है। हर मेडिसिन में ड्रग्स होती हैं, अगर आप वो हद से ज़्यादा लेंगे तो आपको ड्रग्स
के ज़ुमरे में वो सब आएगा। और बर्थ कॉम्प्लिकेशन, और बर्थ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हुई ना स्टडी टू डिटरमिन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड नर्चर, ट्विन स्टडीज़। अब यहाँ पे जी उन्होंने जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ा, साइकोलॉजिस्ट ने ना, तो ये उनका नाम स्टडिंग ट्विन द केस ऑफ, अच्छा ये दो बच्चे हैं जो ट्विन्स हैं, ठीक है जी, गैरेट लेवे, मार्क नेवमन, ये दो बच्चे थे, इन पर स्टडी की है। ये ट्विन्स रेयर अपार्ट। अच्छा, ये इसका मतलब होता है ना, रेयर अपार्ट होता है एक जीन हो लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट पा रहे हो, मतलब दो बच्चे एक ही, मतलब बच्चे होना, मतलब एक ही माँ के बच्चे होना दो, और एक अम्मी के पास पल रहा हो और एक काफ़ी दूर जा कहीं पल रहा हो, तो ऐसे बच्चों को ट्विन्स रेयर अपार्ट कहा जाता है, यानी सेम जीन होता है लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है। तो उन्होंने स्टडी किया उन लोगों के बारे में, उन दो बच्चों के बारे में, तो उन्होंने देखा जी दूर रहने के बावजूद वो हर चीज़ में रिजेम्बलेंस रखते थे, ठीक है। उनके बाल होता है जी, दाढ़ी, दोनों की दाढ़ी थी, दोनों की 6 फीट हाइट थी, 6.5 फीट थी वो हाइट उनकी। वो उन फाइव फाइटर्स थे, दोनों का वजन 250 पाउंड था, और उनकी मोटी मोटी मूछें थी, ठीक है। और वो एक रिंग पहनते थे ना अपने बेल्ट के साइड पर, राइट साइड पर, दोनों, सिंपल एक नहीं, दोनों को क्या कहते हैं, वो ग्लासेस पसंद थी डार्क कलर की, और दोनों को इंटरेस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स में था, दोनों एक ही जैसे काम करते थे, दोनों मतलब हर चीज़ उनकी सिमिलर थी, दोनों को चाइनीज़ पसंद था, वो पीते चाइनीज़ थे, एक जैसी चीज़ें पिया करते थे। यहाँ उन्होंने पता कि देखा तो उन्हें पता चला जी हाँ ये तो दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ये जो था ना ट्विन्स रेयर अपार्ट, ये मोनोजाइगोटिक होता है। देखें चलिए इससे इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। ट्विन्स स्टडी विद मोनोजाइगोटिक ट्विन्स था, ट्विन्स रेयर अपार्ट यानी सेम जीन्स डिफरेंट एनवायरनमेंट, ट्विन्स रेयर टुगेदर सेम जीन सेम एनवायरनमेंट, अपार्ट का मतलब होता है डिफरेंट, टुगेदर सेम। तो याद रखिएगा जहाँ आपके पास आता है ट्विन्स रेयर अपार्ट, तो इसका मतलब होगा जीन तो उनका सेम है, वो तो होना ही सेम है, बट उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। फिर हम जब टुगेदर आ जाते हैं ट्विन्स रेयर टुगेदर, यानी एक ही जीन, सेम जीन था सेम एनवायरनमेंट थी, जिधर बच्चे पैदा हुए वहीं बच्चे पले दोनों, तो इसे कहा जाता है ट्विन रेयर्स टुगेदर। अब मोनोजाइगोट के बाद हमें पता है जैसे मोनोजाइगोट डाइजाइगोट होते हैं, दो ट्विन्स हमारे पास आ जाएंगे जी। डाइजाइगोट्स में ट्विन्स में भी होता है अब जो मोनो होता है ना वो तो एक जीन होता है, डाई होता है दो, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है, डाई दो होता है, मोनो एक होता है। तो अब देखते हैं जी, अब जब हमसे पूछा जाएगा ना ट्विन स्टडीज विद डाइजाइगोट ट्विन्स कितनी ब्रांचेस हैं या उसके कितने पार्ट्स हैं, तो याद रखिएगा ट्विन्स रेयर अपार्ट में डाइजाइगोट की वजह से डिफरेंट जीन्स डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, यानी जो उनके जीन्स भी मतलब होते हैं, ऐसा होता है ट्विन्स में हो जाता है। अब अक्सर देखते हैं कि कुछ ट्विन्स होते हैं वो जो सिमिलर रखते हैं, मतलब एक ही जैसे कुछ, बट कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जो डिसिमिलर होते हैं, यानी पैदा तो एक साथ होते हैं बट उनकी आदत, उनका हर चीज़ मतलब होती है। सो उनके डिफरेंट जीन्स होते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है, वो ट्विन्स रेयर अपार्ट होते हैं। टुगेदर वाला होगा जो डिफरेंट जीन्स सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमने उलट कर दिया, वहाँ हमने किया था जी, देखिए सेम जीन सेम एनवायरनमेंट, सेम जीन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ हमें जी पता चल रहा है जी डाइजाइगोट के अंदर डिफरेंट जीन डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट जीन सेम एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इस तरह था। अब हम देखते हैं जी एडॉप्शन स्टडीज़। इस एडॉप्शन स्टडीज़ में क्या होता है, चिल्ड्रन विद डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन ब्रॉट अप बाय सेम पेरेंट इन सेम एनवायरनमेंट। अब ये जिससे आम बच्चे घर में नहीं होते, अब वो सेम तो नहीं होते ना, उनके डिफरेंट सेट्स होते हैं जी, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा, जीन्स चेंज होते हैं। तो वो कहते हैं जी एक ही पेरेंट्स के बच्चों को पालते हैं ना, एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट जीन्स वाले बच्चों को, उसे कहते हैं एडॉप्शन स्टडीज़। Contiguity study of many blood relatives as possible of particular family. These study the extent to which certain feature characteristics are shared. अच्छा, इसमें ऐसा होता है ना,
कॉन्सिग्यूनिटी स्टडीज़ में ऐसा होता है कि एक ही ख़ानदान के बहुत से अफराद को पढ़ा जाता है, फिर देखा जाता है जी इनके करैक्टरिस्टिक्स और फीचर कैसे उस इंसान के साथ कितना मिल रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ कितने रिजेम्बलेंस रखते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ट्रेट इन एनिमल्स, अच्छा ये तो चले, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन ट्रेट ऑफ एनिमल था जी। जैसे कि अगर कोई एनिमल है ना, उसके अंदर एग्रेशन है, यानी वो गुस्से वाला है, उसे ओबेसिटी है, उसे वो खाना जैसे भी खाता है, मतलब सारा कुछ वो जो उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो गया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, तो वो देखेंगे कि उस नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ कुछ खसूसियात वैसी होंगी। जब ये रिसर्च हुई ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने इन फाइंडिंग्स को मिला के देखा जी ह्यूमन में भी होता है, बट रेयर होता है, मतलब कम बेश 100 में से 10 बच्चों में ऐसा होगा कि उनके पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, उनके बच्चे भी एग्रेसिव होते हैं। बट जिसमें डाउट था, सो इसे डाउटफुल कहा गया। रिसर्च ऑन नेचर नर्चर फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट इशू इज नॉट एन जस्ट इम्पॉर्टेंट। जी लिमिटेशन ऑफ नेचर नर्चर रिसर्च, लिमिटेशन देख लेते हैं जी। एथिकल कंसंट्रेशन रिसर्च विद ह्यूमन, देखें एक हद तक रिसर्च होनी चाहिए, लिमिट्स है ना। कोई भी रिसर्च ह्यूमंस पर, खासकर ह्यूमंस पर डिनाई किया जाता है ताकि ह्यूमंस को नुकसान ना हो। बहुत सी रिसर्च रिवर्स एक्शन रखती हैं, बहुत सारी हिस्ट्री भरी हुई है साइंस में कि एक रिसर्च हुई, उसका रिवर्स एक्शन इतना ख़राब आया कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन में से एक हो जाता है। सो ऐसे एथिकल मतलब एक तमीज़ एक हद तक किया जाए रिसर्च ह्यूमंस पर। और दूसरी सेकंड बात हमें बताई गई कि जितनी भी एनिमल रिसर्च होती है ना, वो सारी सारी ह्यूमंस पर नहीं अप्लाई की जाती। अब अमेरिका न्यूयॉर्क के सॉरी कैलिफोर्निया में एक है ना लेबॉर्ट्री, उसमें होता है ना, वो जो बैट्स पर रिसर्च करते हैं, जो मंकीज़ पर कर रहे हैं, मंकीज़ पर वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च को वो उठा के ह्यूमंस पे रखते हैं, बट उनको कामयाब नहीं हो रहा। वो एक जीन को कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी उन्होंने, और उसके नतीजे में जिनके साथ वो किया गया ना, आई थिंक हफ्ता एक रहता है, बड़ी हुआ था कंट्रोवर्शियल ये स्टोरी थी इनकी, मतलब हफ्ता एक वो लोग जिंदा रहे थे, काफ़ी लोगों ने वॉलंटियर किया था ना, तो उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो एनिमल करता है ना, एनिमल पर कंट्रोल कर किया जा सकता है, बट ह्यूमन पर नहीं किया है। एनिमल थोड़ा सा तो डिफरेंट है ना इंसान से। द बेस्ट सोल्यूशन, बट वो लोग मानते हैं, वो बायोम थ्योरी थी ना, उस थ्योरी का नाम मुझे आ नहीं रहा, जिसमें कहा जाता है हमारे फादर्स जो है ना वो बंदर थे, तो वो उनके नज़दीक ये सब चलता है, बट हमारे नज़दीक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। द बेस्ट सोल्यूशन प्रॉब्ली इज द एक्स पोस्ट फैक्टर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, जो अब यहाँ बता रहे हैं जी, एक हाल बेहतर जो सोल्यूशन है वो एक्स पोस्ट फैक्टर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ है। अब यहाँ देखते हैं जी हेरिडिटी और फिजिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ बताते हैं रिसर्चर बिलीव दैट although environment exert an important influence on human development, physical traits are the one more evidently personality and intellectual characteristics also visible. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, द ज़ाइगोट कंटेंट, याद रखें ज़ाइगोट होता है एक, द ज़ाइगोट कंटेंट, ज़ाइगोट में कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ज़ाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। Each sperm and ovum contain 23 chromosomes that are tiny rods. याद रखिएगा ये क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ये टिनी रॉड शेप पार्टिकल्स containing genetic heredity information. ये टिनी, ये देखेंगे है ना, ये क्रोमोसोम्स हैं इसमें, ये वाले ये टिनी रॉड होते हैं, मतलब जैसे रॉड होती है ऐसे, ये पतले पतले से होते हैं, और ये ऐसे रॉड टाइप होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, मतलब ये कौन से करते हैं, डीएनए ये एक दूसरे से ऐसे कंबाइन करते हैं, और ये डीएनए स्टैंड बनाते हैं, फिर इसमें इंफॉर्मेशन होती है, यानी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, यानी वो जीन, वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो वो पास आउट होती है ना, मतलब आगे जनरेशन में, वो इसमें हमें मिलती है। अब यहाँ बताते हैं जी, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, जेनेटिक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज पैक्ड इन द जीन। जीन क्या चीज़ है जी? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम है ना हमारे पास, तो इसका एक हिस्सा हमारे पास ये जीन होगा। अगर आप लोग इन बायो पढ़ी है तो आपको इसका बहुत अच्छा तरीके से पता होगा, ये हमारे पास जीन है।
ठीक है, ये हमारे पास जीन है। रुकेंगे, जीन तो बहुत ही हो गया है, रुके, आ जाओ ना अब। ये है ना जी हमारे पास क्रोमोसोम, ये, और इसका एक हिस्सा या इसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम सारे क्रोमोसोम मुख्तलिफ जीन से मिलकर बनता है। जीन इज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम दैट आर ट्रांसमिटर ऑफ इनहेरिटेंस। ये वो हिस्सा है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो आपको पता होगा, थायनीन, गुआनिन, ये इसमें जीन में होते हैं। ये सेट होता है थायनीन, गुआनिन, आगमेंटीन, और ये हमारे पास प्रॉपर जीन्स होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, डीएनए का। फिर क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड होता है काफ़ी कम्प्लेक्स, और ये सारा कुछ होता है। पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट आर ट्रांसमिटर ऑफ इनहेरिटेंस, जीन प्रोड्यूस पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू बीइंग। अब इन जीन की ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देखें, अगर इसकी ख़राब हो जाए ना लाइन, या ऐसे कर लें इसकी, अगर ये इसे अब आप और किस तरह सिंपल कर सकते हैं, अगर इसके ये अपनी जगह बदल देना, ये गुआनिन टॉनिन के सामने आ जाए ना, तो ये बच्चे में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल करता है, जीन रिस्पॉन्सिबल करता है नए इंडिविजुअल के प्रोडक्शन में, यानी उसके प्रोड्यूस होने में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने में। इधर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन कंबाइन भी कर सकता है और अकेला भी बनाता है। जीन में भी डोमिनेंट और रिसेसिव इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। याद रखें, जीन डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब डोमिनेंट जीन्स का मतलब क्या है? डोमिनेंट जीन्स वो जीन्स होते हैं जो दूसरे जीन्स पर हुकूमत करते हैं, जो उन्हें रूल करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक आदमी है, उसकी आंखें हैं ब्राउन, उसकी अम्मी की आंख या उसकी बीवी की जो आंखें हैं वो हैं ब्लैक। अब जो उनका बच्चा है ना, उसकी आंखें, अगर उसके अब्बू को जीन्स डोमिनेट कर रहे हैं तो उसकी आंखें ब्राउन होंगी, अगर उसकी अम्मी कर रहे हैं तो ब्लैक होंगी। सो ये डोमिनेंट होता है। एक डोमिनेंट होता है, दूसरा फॉरन रिसेसिव हो जाता है। यही चीज़ यहाँ बताई गई जी। फादर का जीन्स डोमिनेंट हो गया और मदर जीन्स ओके रिसेसिव। अब एक और इम्पॉर्टेंट था, ईच ज़ाइगोट 46 क्रोमोसोम। हमने पढ़ा ना 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। अब यहाँ हमें बताया गया जी ज़ाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। वो जो न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, ये मदर सेल था, ये फादर सेल था। अब जो प्रोड्यूस हुआ ना वो, वाह क्या डायग्राम बना रही हूँ मैं, इस डायग्राम से बेहतर तो मैं इसी में समझा देती। ये फादर सेल था, ये मदर सेल था, ये फादर सेल था। ये जो ज़ाइगोट न्यू प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। ये होता है 2 क्रोमोसोम्स को प्लस करने से। 23 + 23 होता है, चलो ना, ये देखिए 23 को 23 के साथ प्लस कर देना तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46। तो याद रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाता है ना टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आप 23 लिखिएगा। अगर ज़ाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स पूछे जाएं तो बताइएगा 46 क्रोमोसोम। और वो कितने कंटेन करता है? 30,000 सेगमेंट स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग इट्स बीड्स, दैट इज जीन। 30,000 सेगमेंट्स होते हैं उसके जीन के साथ, ठीक है, उसके जीन्स के अंदर। अब जीन्स होते क्या हैं? जीन मेड अप ऑफ अ डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमसीक्यूज में आ सकता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो होता है ये हमारी हेरिडिटी को डिटरमिन करता है, ये हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। ये बताता है भी ओके बेबी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सारा कुछ। अब एम्ब्रियो में होते हैं, देखते हैं जी एम्ब्रियो में क्या होता है। एक ऐसी स्टेज होती है ज़ाइगोट की जिसमें दिमाग, दिल और दूसरे ऑर्गन बन जाते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। ज़ाइगोट की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हार्ट, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फेटस जो होती है ना, वो एक 9 हफ्ते के बाद जो बच्चे जो तब्दीली आ जाती है, जो चीज़ें बन जाती हैं उसे हम फेटस कहते हैं, या उसके बाद जो करती हैं। ये इतना तो नहीं था, अच्छा एक ये कर लें,
आप एक काम कीजिएगा, आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जीनोटाइप देखते हैं जी, इसमें बस आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, ये एक्स एक्स पे मीन से होता है वो फीमेल होती है, और एक्स वाई पे मतलब होता है मेल। दो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ये नेसेसिटी होता है जी। ये एक्स एक्स जो पेयर्स हमें करेगा ना तो वो फीमेल होगी, और एक्स वाई जो पेयर होगा वो नहीं आ रहा, ये तो लाइन नहीं आ रही, तो ये वो फीमेल होगी। अब हम आगे देखते हैं जी जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, जीनोटाइप क्या होती है और फिनोटाइप क्या होती है। जीनोटाइप जो होती है वो जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पर्सन होती है, और फिनोटाइप जो होती है वो ऑब्जर्वर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या वो करेक्टरिस्टिक्स जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सके, उसे फिनोटाइप कहा जाता है। याद रखें जो फिनोटाइप होते हैं वो सेम नहीं होते। मे बी पर्सन के ब्राउन आइज हों वो फिनोटाइप हो, बट वो कैरी जरूर करता है। आप लोगों ने बात तो पढ़ी होगी, होप सो। तो जो करते हैं ना, देखिए अगर आपके एक डिफिशियंसी फादर के पास है, एक मदर के पास है, जो नया आने वालों का अगर उसमें वो बीमारी ज़ाहिर नहीं होती बट वो जीन कैरी करता है, ये एक रूल है, याद रखें। ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, ये ये एक्स क्रोमोसोम अगर इसके साथ कोई डिजीज़ है ना तो ये कैरी कर रहा है आगे जाके न्यू इंडिविजुअल के अंदर। वाई क्रोमोसोम मिलता है अगर फादर की तरफ से तो वो है जी, याद रखिए वाई हमेशा फादर ही की तरफ से मिलेगा। वाई जो होता है वो अगर इसमें एक डिजीज़ है तो वो भी इंडिविजुअल में जाएगी। बहुत सारे ऐसे मकामात होते हैं जैसे में ज़ाहिर नहीं होता। अब यहाँ भी उन्होंने कहा जी ब्राउन आइज़ वाला है, अगर उसकी ब्राउन आइज़ हैं, मे भी इंडिविजुअल में ब्राउन न्यू बॉर्न में ब्राउन आइज़ ना हो बट उसके पास वो जीन हो सकता है, वो आगे चल के किसी और में या उसके आने वाली न्यू जनरेशन में वो ज़ाहिर हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई जी। बोथ ब्राउन एंड ब्लू जीन्स जीनोटाइप जेनेटिक कम्बिनेशन होता है, ये जीनोटाइप है हमारे पास, और फिनोटाइप में वो जेनेटिक कम्बिनेशन डोमिनेंट जीन इज ब्राउन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? दिस डिफरेंस इन कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जीन्स कम इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड अलील। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। बहुत सिंपल से डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अलीज आर आइडेंटिकल, अगर अलीज आइडेंटिकल हों तो वो होमोजाइगस होगा, और अगर डिफरेंट हैं तो या डिससिमिलर हों तो वो हेट्रोजाइगस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है जी, व्हाट आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जो जिनके अंदर दो आइडेंटिकल अलीज हैं ना ट्रेट के अंदर, तो वो होमोजाइगस होते हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो वो हेट्रोजाइगस होगा। बस आपके लिए यही काफ़ी था जी इसका। Autosomal dominant inheritance, pattern of inheritance in which a specific gene is dominant. If it is inherited, it manifests itself in the person. अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस अब कर लें, जिस तरह वो सांस का इशू नहीं होता, वो दमे के मरीज़ होते हैं, एक औरत है उसे दमे का इशू है, उसकी बेटी को भी होगा। ये जो इनहेरिटेड होता है ना प्रॉब्लम या कोई खसूसियत या जो डोमिनेंट होता है ना जीन हमारे अंदर, वो आगे चल के हमारी जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है और डोमिनेंट ही रह रहा है, तो उसे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस उसी को अपोजिट होगा जी। कोई ऐसे जीन्स जो या ऐसे दो जीन्स जो इंसान के उस पेरेंट्स के अंदर हैं, बट जब न्यू जनरेशन बट वो रिसेसिव फॉर्म में, अगर न्यू बेबी आएगा तो या चिल्ड्रन होंगे तो उसमें रिसेसिव ही रहें तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कहा जाता है। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, pattern of inheritance in which trait is expressed either by combination of several genes or through the interaction of a gene with environmental factor. अब इसमें था ना जी ऐसा ट्रेट जो एक्सप्रेस करे बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ सेवरल जीन्स की वजह से या एक किसी खास इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर, उसे मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस कहा जाता है जी। और some characteristics follow one of these pattern, other genes another. अब देखें, अब इसकी एग्जांपल उन्होंने क्या दी। अब इन्होंने कहा ना जी देखें, अब एक हेयर टाइप को देख लेते हैं। हेयर टाइप होता है, किसी कर्ली होते हैं, किसी स्ट्रेट होते हैं। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, और ये बालनेसिज्म
अब ये दाढ़ी भी इंसान ये बताता है भी ये मर्द है और दाढ़ी मर्दों की होती है, हाइट, वेट और प्रॉब्लम मल्टी फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये मल्टी फैक्टोरियल्स हैं। अब डिजीज़ देख लेते हैं जी। सम डिजीज़ एंड बर्थ डिफेक्ट्स आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आर, याद रखें जैसे मैंने अभी आपको दमे का बताया ना, ये एक बीमारी है, ये इनहेरिटेड हो सकती है इस ही पैटर्न की बेस पर। पहला हमारे पास है जी एंक्ट्रोड्रोप्लीजिया, अ काइंड ऑफ अ dwarfism that is inherited by autosomal dominant। ये रात को अंधेरे के टाइम पे वो जो लोगों को नज़र नहीं आता ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उससे एक्नोड्रोफीजिया कहा जाता है, यानी अंधापन नहीं, अंधेर तक वो सम सॉर्ट ऑफ थिंग। आई डोंट, मुझे अब उस उर्दू समझ नहीं आ रही मैं इसमें क्या कहूँ। मतलब वो जो जिन्हें अंधेरे में नज़र नहीं आता, कुछ लोग होते हैं ना जिनके मतलब हम लोग तो देख सकते हैं, अभी अंधेरा हो गया, ओके फाइन, लाइट, मतलब कुछ कुछ हमें आइडिया हो जाता है भाई, ओके ये चीज़ है थोड़ी देर बाद। और कुछ होते हैं कि जिन्हें नहीं नज़र आता। टेस्ट सेस्ट डिजीज़, अब देखें जी टेस्ट सेस्ट डिजीज़ में होता क्या है। ये ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसमें जिस्म चर्बी को पिघलाना की सलाहियत नहीं रखता। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पैदा होते हैं मोटे होते हैं और आहिस्ता 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 वो और मोटे होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, हद से ज़्यादा जो मोटे हो जाते हैं ना, तो उससे टेस्ट सेस्ट डिजीज़ कहा जा सकता है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो 3 से 4 साल तक जिंदा रहते हैं। याद रखें जिन्हें ये बीमारी होती है वो 3 से 4 साल तक रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर हमारे पास ये एक और डिजीज़ है Huntington disease, 99.9% correlation between having identical genes and disease। अब ये जो होता है ना वो नॉर्मल बच्चों की पैदाइश किसी के मतलब ये तब होता है जब एक ही फैमिली में एक वो कज़न दर कज़न दर कज़न दर कज़न जो शादियाँ होती हैं उसमें ऐसी डिजीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी आइडेंटिकल जीन्स, एक ही बीमारी, एक ही जीन्स वो बार बार रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इससे ये बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं जी खून अंदर जमना, खून का क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाना, रुक जाना या उसे जम जाना, इस डिसऑर्डर को कहते हैं हीमोफीलिया और ये सेक्स लिंक ट्रांस कंडीशन होती है। ये आपके सारा ये जो आपके ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये एमसीक्यूज काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ कहाँ से शुरू होगा। ये एमसीक्यूज रिलेटेड जो है एमसीक्यूज और शॉर्ट लेक्चर्स, यहाँ से आपको शुरू हो जाता है ना, ये सारा एमसीक्यूज रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ जी देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, इट्स नॉट नेसेसरी। ये तो यहाँ पे जाकर बता रहे हैं जी, देखें कंसिडर करें कैसे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को जिसमें इंट्रैक्शन हो वो अंडरस्टैंड किया जा सके, इंसान किसी किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है। अच्छा एक और था इसमें, इसी के रिलेटेड एग्जांपल है, कुछ लोग होते हैं ना वो जिन्हें टेडी बेयर्स के साथ वो जो बचपन से लेके बूढ़े होने तक वो टेडी बेयर्स के साथ सोते हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं एग्जांपल्स। मतलब वो उनके साथ इतना इंटरेक्ट कर लेते हैं कि भाई ओके इसके बगैर तो अब नींद है। कुछ सरहाने अपने नहीं छोड़ सकते, कुछ अपने कंबल से नहीं छोड़ सकते, तो ये सारा इसमें होता है। तो चले जी, अब ये सारे आपके बायो रिलेटेड हैं, ये जी 10 से ऑनवर्ड जो आपके लेक्चर्स आ रहे हैं। तो चले जी अब बनाते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।